नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे आरो भाग 2, जो कि कक्षा 12 की हिंदी आधार पाठ्य पुस्तक है। उसका एक पाठ फिराक गोरखपुरी की मशहूर गज़लें व रुबाइयाँ। आप देख रहे हैं आपका प्रिय चैनल CBSE हिंदी विद मथुरा दास। देखते हैं लेखक का परिचय। फिराक गोरखपुरी का जन्म सन 1896 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ। उनका मूल नाम रघुपति सहाय था। गोरखपुर के निवासी होने के कारण उनका नाम फिराक गोरखपुरी पड़ गया। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में पूरी की। अध्ययन पूरा करने के बाद सन 1917 ईस्वी में आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। आगे चलकर स्वराज्य आंदोलन में भाग लेने के कारण आपने सन 1918 ईस्वी में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 18 महीने तक जेल में बिताने पड़े। आगे चलकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य किया। सन 1983 ईस्वी में आपका निधन हो गया। देखते हैं रचनाएं। गुले नगमा, रंग ए शायरी, उर्दू गज़ल गोई, वज़्म ज़िंदगी आदि, इनको जो सम्मान मिले। गुले नगमा के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। देखते हैं साहित्यिक परिचय। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उन्होंने यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में डाला। सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति को शायरी में डाला। अपनी रचनाओं के माध्यम से फिराक ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को जोड़ने की भरपूर कोशिश की। आपने प्राकृतिक सौंदर्य और सांसारिक जगत दोनों को ही अपनी रचनाओं का विषय बनाया। उर्दू शायरी का एक बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष में बहुत कम उभर पाए हैं। नजीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस रिवायत अर्थात परंपरा को तोड़ा है। उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। देखते हैं पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित रुबाइयाँ व गजलों का संकलन है। रुबाइयों में कवि ने एक माँ का अपनी संतान के प्रति मातृत्व प्रदर्शित किया है। वह हर स्थिति में अपनी संतान को खुश रखना चाहती है। उसे खुश रखने के लिए वह उसकी कुछ ख्वाहिशें पूरी भी करती है। पाठ के दूसरे भाग में गजलों का संग्रह है। इसमें हिंदी और उर्दू की परंपरा देखने को मिली है। इन गजलों में शायर का दर्द दिखाई देता है। देखते हैं ये जो है सबसे पहला देखते हैं प्रसंग। पहला है आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। रह रह कर हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। नैला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसों में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसमें कवि ने माँ का अपनी संतान के प्रति ममता के भाव का सहज और स्वाभाविक चित्रण किया है। देखते हैं व्याख्या। कवि कहता है कि आंगन में एक माता अपने बच्चे को लेकर खड़ी है, जो एक मनोहर दृश्य है। वह उसे कभी अपनी गोद में लेकर तो कभी अपने हाथों में रखकर झुलाती है। थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल पर वह अपने बच्चे को हवा में उछाल कर प्यार करती है। ऐसे उछलने पर बच्चा खिलखिला कर हंसने लगता है। माँ अपनी संतान को स्वच्छ पानी से अच्छी तरह नहलाती है। उसके बाद वे उसके उलझे हुए बालों में कंघी करती है। कंघी करने के बाद वे उसे अपने घुटनों पर रखकर कपड़े पहनाती है।
ऐसा सब होता देख बच्चा अपनी माँ के मुंह को बड़े प्यार से निहारता है। इसमें नीचे विशेष कुछ दिया है, पढ़ते हैं। रुबाई उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। तीसरी पंक्ति है वो अन्य 3 लाइनों के अनुसार नहीं होती, स्वच्छंद होती है, मुक्तक होती है, और तीनें जो है तीनों में लय मिलती है। देखते हैं आगे। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है, जिद आया में जिद कर रहा है, जिद आया है बालक तो हई, चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। देखते हैं कभी आगे दीपावली के समय का त्योहार का वर्णन करता है। दीपावली के त्यौहार पर लोग अपने घरों की रंगाई पुताई करते हैं। ऐसे अवसर पर बच्चा जब खिलौने लेने की जिद करता है तो उसके लिए माँ चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लाकर दे देती है। इस प्रकार वह सुंदर स्त्री अपने बच्चे को पसंद देखकर अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आती है और बच्चे द्वारा बनाए गए मिट्टी के घरों में भी दीपक जलाती है। उसी समय बच्चे का ध्यान चंद्रमा की ओर लग जाता है। वह उसे पाने के लिए जिद करता है, किंतु बालहट करता है, किंतु इस असंभव कार्य को ना कर पाने पर माता उसे शांत करने के लिए दर्पण देकर कहती है, बेटा देखो, इस दर्पण में चंद्रमा तुम्हारे पास उतर आया है। आगे कवि ने रक्षाबंधन के त्योहार का वर्णन किया है। कवि कहता है कि सावन के मास में आने वाले त्योहार रक्षाबंधन की सुबह चारों ओर खुशी छाई है, किंतु उसी समय आसमान में हल्की हल्की घटाएं छा जाती हैं, बिजली चमक रही है। उसी प्रकार जब बहनें भाइयों को अपने भाइयों को राखी बांधती हैं तो उसके यानी कि राखी के लच्छे भी बिजली के समान चमकते हैं। अतः यहाँ कवि ने घटा और बिजली की उपमा भाई और बहन से की है। अब आती हैं गजलें। अभी हमने देखी रुबाई, अब देखेंगे गजलें। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो भू गुलशन में पर तोले हैं। इसका पहले व्याख्या देखते हैं। शायर प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए कहता है कि नवरस अर्थात नए मकरंद पराग, जो नया नए पौधों जो फूल होते हैं उगे होते हैं उनमें जो रस पैदा होने लगता है इस समय में, से भरपूर कली की पंखुड़ियों की कोमल गांठें खोलते हुए उसमें समाई हुई रंगों की सुगंध उड़कर बाग में फैल रही है। अर्थात ऐसी ऋतु आई है कि फूल अपनी सुगंध से सारे बाग को महका रहे हैं। आगे है, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर कल्पना करते हुए अपने मित्र से कहता है कि रात के समय तारे ऐसे जान पड़ते हैं जैसे आंखें झुकाकर टिमटिमा रहे हों, जबकि इस समय सभी सोए हैं। हे मित्र, तुम सुनो, फिर भी इस सन्नाटे के बीच कोई बोल रहा है। अर्थात शायर रात के समय अपने मित्र को सन्नाटे के बीच स्वयं की अंतरात्मा की ध्वनि सुनने को कहता है, क्योंकि रात में बड़ी शांति रहती है, तो उस समय अपनी अंतरात्मा की आवाज व्यक्ति को अधिक सुनाई देती है। आगे है तीसरा, हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए हैं, हम किस्मत को रोले हैं। शायर अपनी मायूसी और दर्द को बयां करते हुए कहता है कि उसे और उसकी किस्मत दोनों को एक ही काम मिला है। किस्मत शायर पर रो लेती है और शायर किस्मत पर रो लेता है। अर्थात जीवन में मिलने वाली असफलता ने शायर को अपने भाग्य को कोसने के लिए मजबूर कर दिया है, जबकि उसका भाग्य इस असफलता के लिए उसे ही कोसता है। आगे है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। शायर कहता है कि जो लोग मुझे बदनाम करते हैं, काश वे यह भी सोच सकें कि वे खुद के भेदों को खोल रहे हैं। अर्थात दूसरों के दोषों का वर्णन करने वाले लोगों को पहले स्वयं के दोषों को स्वयं के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए।
कई दूसरों को बदनाम करने के फेर में वह स्वयं तो बदनाम नहीं हो रहे, दूसरों के दोषों का बखान करने को शायद गलत मानता है। आगे है, यह कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कहता है कि हम अपने विवेक के साथ यह कीमत भी चुका देंगे, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम करके दीवानगी की हद पार कर ली है। अर्थात इनकी कीमत चाहे जो भी हो, शायर वह देने को तैयार है, क्योंकि वह प्रेमिका से अत्यंत प्रेम करता है। अर्थात किसी भी मूल्य पर वह अपने प्यार को चाहता है। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर अपनी प्रेमिका से कहता है कि तेरा गम भी निराला है, मुझे तेरे गम में दुख है, परंतु संसार का ख्याल भी है, क्योंकि संसार तेरे गम में मुझे रोता देख हंसेगा, इसलिए मैं सबसे चुपके चुपके ही रो लेता हूँ। आगे है, फितरत का कायम है तवाजुम, आलमे हुस्नो इश्क में भी उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। शायर कहता है कि संसार में हुस्न प्रेम की ऐसी हालत देखकर भी उसने अपना संतुलन बनाए रखा है। वह स्वयं को जितना खोता जाता है, उतना ही उसे प्रेम पाता जाता है। यहाँ प्रेम के लेन देन में संतुलन का संकेत किया गया है। आवो ताब आर न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, यह जगमग बेतों की चमक है, या हम मोती रोले हैं। शायर प्रेमिका से कहता है कि उसकी चमक दमक वाली शायरी के विषय में उससे मत पूछो, क्योंकि तुम्हारे पास भी तो आंखें हैं, अतः तुम भी स्वयं अनुभव कर सकती हो कि यह करते शेर हैं या हम मोती बिखेर रहे हैं। अर्थात यह कि उसकी शायरी में भाव भी हैं और सुंदरता भी है। ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मई में रिंदों को, रात गए गर्दू पैफ रिश्ते बावे गुना जग खोले हैं। इसकी शब्दार्थ जरूर आप पढ़ लें, ठीक है, बुक में से शब्दार्थ रख लें और उसमें से समझते रहें। मैं इतना समय नहीं मिलता है, इस कारण से मैं शब्दार्थ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं क्या है। शायर कहता है कि शराब की महफिलों में शराबियों को तुम्हारी बहुत याद आती है। रात बीत जाने पर आकाश के पंछी अर्थात फरिश्ते हमारे पापों का अध्याय खोल देते हैं। अर्थात हमारे अच्छे बुरे कर्मों को ऊपर आकाश में बैठे फरिश्ते देख रहे हैं। सदके फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। शायर कहता है, शायर का संकेत मीर की गजलों तरफ है। फिराक पर मीर का विशेष प्रभाव है। उनकी शब्दावली मीर की शायरी की शब्दावली से मिलती जुलती है, अर्थात शायर पर मीर का प्रभाव साफ दिखता है, यह इस गजल में पता चला है। उसकी शायरी ऐसी लगती है जैसे शायर द्वारा शायरी करते समय पर्दे के पीछे से मानो मीर ही गजल गा रहे हो। क्यों गा रहे? क्योंकि उनके जो शब्द थे मीर के, उन्हीं शब्दों का प्रयोग जो है फिराक ने भी किया है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे यह सब गजलें मीर की ही हैं। तो यह थी गजल और रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की, आपने आज पढ़ा। यह आपका चैनल है CBSE हिंदी विद मथुरा दास। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें और लोगों तक अवश्य पहुँचे। नमस्कार।